हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फिर एक बार हम लोग आ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टडीज़, बेसिक बिजनेस स्टडीज़। जो आपका जो टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है, बराबर, उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ दिए हुए उसको प्रैक्टिस करेंगे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा क्योंकि हम लोग ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम कवर कर पाए, लेकिन वी विल ट्राई। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो डिफरेंस देखने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंस देखने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो उसको गुजराती में बोलते हैं आर्थिक, जो इकोनॉमिक को बोलते हैं आर्थिक और एक्टिविटीज़ को बोलते हैं प्रवृत्ति। ओके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बोलते हैं बिन आर्थिक प्रवृत्ति। ओके, अब बेसिक डिफरेंसेस समझने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सारे टॉपिक्स है जो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है और बिजनेस स्टडीज़ के रिलेटेड, वो काफ़ी सिंपल है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बार इसको रीड कर देना है, सिर्फ एमसीक्यूज़ को मैं जिस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो स्टेटिस्टिक्स पे करना है और अकाउंट्स पे करना है। डन, लेट्स स्टार्ट। द प्राइमरी मोटिव और वी कैन से द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ टू अर्न मनी, मतलब पैसे कमाना जो है वो अपना बेसिक और मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता। इट कुड बी लव, अफेक्शन, सोशल सर्विसेज, ड्यूटी और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। लाइक किसी से आप मोहब्बत करते हो तो आप उसको गिफ्ट दोगे। आपको किसी के साथ अफेक्शन है, मतलब अफेक्शन इन अ सेंस आपको किसी से लगाव है, तो भी आप उसकी केयर करोगे, आप उसके लिए अपना टाइम दोगे। जैसे आप सोशल सर्विसेज में देखने जाए, जैसे कि आप कुछ सेवा का काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गरीबों को खाना खिलाते हो और आप रेगुलर जो वृद्धाश्रम है उसका विज़िट करते हो, उनसे बातें करते हो, उनका दर्द समझते हो। कुछ कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोगों को अच्छे नागरिक बनना है देश का, और कुछ कुछ चीज़ें पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम करते हैं। जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए क्रिकेट खेलेगा। सो इट इज़ अ नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, सो बेसिक डिफरेंस जो है वो अर्निंग और नॉन अर्निंग का है। इंटेंशन क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर इंटेंशन अर्निंग का है तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है, और अगर इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। अनदर पॉइंट इज़ मॉनेटरी कंसिडरेशन। मॉनेटरी क्या यहाँ पर मतलब पैसे के हिसाब से आप देख सकते हो। मॉनेटरी कंसिडरेशन का जनरली मतलब तो ये होता है कि किसी चीज़ के सामने किसी चीज़ को लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको बीकॉम के क्लास डिलीवर करूँगा तो मैं आपसे फ़ीस लूँगा, बराबर है। तो वो क्या हो गया कि मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विस है, और जो मैं ले रहा हूँ वो कंसिडरेशन है। समथिंग इन रिटर्न, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो मॉनेटरी कंसिडरेशन मीन्स रिटर्न इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के फॉर्म में कुछ कंसिडरेशन अपने को मिल रहा है। ओके, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज मनी, मॉनेटरी गेन होता ही है। धंधा करने के लिए लोग प्रॉफिट के लिए करते, किसी की सेवा करने के लिए नहीं करते। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ऑलवेज हमारा पैसा कमाने का इंटेंशन रहता है। वेयर एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा जो है वो मोटिव जो है पैसा कमाना नहीं है। डन, मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड इन मनी बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। मेजर्ड मतलब मापना। हम किसी चीज़ को है ना, આપણે मतलब ગુજરાતી મીડિયમવાળા માટે કહી દઉં કે આપણે જ્યારે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરતા હોઈએ, જેવી રીતે કે હું આ પેન વેચી રહ્યો છું, તો આ પેન વિશે હું કહી શકું કે આ 5 રૂપિયાની છે, 10 રૂપિયાની છે, પણ હું કોઈને પ્રેમ કરું છું તો એવું કંઈ કહેવાય કે હું 10 રૂપિયાનો પ્રેમ આપ્યો, 15 રૂપિયાનો પ્રેમ આપ્યો, એવું ના કહી શકાય। એટલે જે ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ હોય તેને આપણે મોનિટરી ટર્મ્સમાં એટલે પૈસામાં આંકી શકીએ।
પણ જે નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ છે, જે રીતે લવ, અફેક્શન, કેર, રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, ડ્યુટીઝ, એ બધાને આપણે પૈસાના ટર્મ્સમાં આપી ના શકીએ. ડન. કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ નેશનલ ઇન્કમ. જીડીપી તમને બધાને ખબર છે. જીડીપીનો ફૂલ ફોર્મ થાય છે ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ. મતલબ દેશમાં જેટલું બી ઉત્પાદન થાય છે એ બધું જીડીપીમાં કાઉન્ટ થાય છે. આપણે જેમ જેમ ઇકોનોમિક્સ ભણીશું, બીકોમમાં ભણીશું, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड के जे जीडीपी हसे, जो जीडीपी होगा मीन्स आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी यूज़ करता हूँ मैं, जो जीडीपी होगा उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे. जीएनपी होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसको हम लोग जो है कैलकुलेट करना सीखेंगे. वो क्या होता है, जो अपने जो इकोनॉमी है पूरी इंडिया की, उसने टोटल कितना चीज़ें को प्रोड्यूस किया, उसके रिलेटेड वो एक मेजरमेंट है. डन. तो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इंक्लूडेड इन जीडीपी नेशनल इनकम, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, बिकॉज उसको पैसे में हम माप ही नहीं सकते, पैसे में हम लोग उसको तोल ही नहीं सकते. सो हम लोग जीडीपी में कंसिडर कैसे करेंगे, क्योंकि जीडीपी में जो चीज़ें आती है वो वही चीज़ें आती है जिसको मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, मॉनेटरी टर्म्स में हम लोग उसको डिटरमाइन कर पाए. लेकिन इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे मॉनेटरी टर्म्स में. सो द कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा वो लोग हम लोग उसके अंदर ऐड करेंगे. नेचर ऑफ सेटिस्फेक्शन. यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो मटेरियल है और मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन है. मटेरियल का मतलब होता है जो चीज़ें मतलब अपने को क्या है, जैसे सेटिस्फेक्शन कभी दिखेगा नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ मनी, नोटों के फॉर्म में, सिक्कों के फॉर्म में दिखेगा. दैट्स वाई इट इज़ मटेरियल एंड मॉनेटरी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वेयर एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये साइकोलॉजिकल होती है. हम लोगों को इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है और इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है. लाइक किसी को आप लव करते हो, अफेक्शन, किसी के साथ लव अफेक्शन है आपको, तो जैसे कि आपके माँ बाप हो गए, आपके माँ बाप से आप मोहब्बत करते हो, तो उसको क्या है हम लोग उसके अंदर सेटिस्फेक्शन रहता है. कौन सा, मॉनेटरी नहीं होता. वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो साइकोलॉजिकल होता है और पर्सनल नेचर का होता है. डन. सोशल रिकग्निशन की बात करें तो इट एज टू इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस. मीन्स आप अगर कुछ अच्छा धंधा करते हो, आप कुछ अच्छा बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो आपका जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस बढ़ेगा. वेरेस जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो आपको सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगा, बट वो इकोनॉमिक नहीं होगा. जैसे कि आपने कोई बंगला बना लिया, बराबर है, तो उसके अंदर वो उससे पता चलेगा कि नहीं यार इसका बहुत बड़ा मतलब इकोनॉमिक के प्रेजेंस कह सकते हैं. लेकिन आप अगर किसी की सेवा करते हो तो उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम डिटरमाइन नहीं कर पाते. दैट्स वाई सोशल रिकग्निशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ नॉन इकोनॉमिक होता है. ओके. लीगल एनफोर्सेबिलिटी. लीगल एनफोर्सेबिलिटी के बारे में आपको समझाऊँ तो देखो, जैसे कि आपने किसी से के साथ मोहब्बत की, बराबर, और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो आप जाके उसको कोर्ट के अंदर ये नहीं कह सकते कि इसने मेरे साथ प्यार करके धोखा दिया, बराबर है. लेकिन अगर किसी व्यापारी के पास आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और वो व्यापारी आपके साथ दगा करता है, आपके साथ धोखा करता है, आपको बताता कुछ है और देता कुछ है. फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास ये पेन खरीदने गया, अब इसकी पेन की कीमत है 6,000 रुपये और उसने मेरे को ये पेन दिखाई, लेकिन जो बॉक्स में पैक करके दिया वो कुछ अलग ही पेन थी, वो 3 रुपये 5 रुपये वाली पेन थी, और मैं तो खरीदने गया था 6,000. मैंने इसको जो कंसिडरेशन दिया, जो पैसे दिए, वो 6,000 रुपये दिए, तो उसने मेरे को क्या दिया, ये 3 रुपये का. अब मैं इसको ले जाके कंज्यूमर कोर्ट में या फिर कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट में मैं जाके इसकी फरियाद कर सकता हूँ कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, कस्टमर के साथ गलत चीज़ें हुई है. तो उसके लिए लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है. ओके. लीगली एनफोर्सिबल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स. लाइक आपने किसी को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ सेल भी हो सकता है. जैसे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, कि भाई मेरे को ये पेन चाहिए. कोई हो सकता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में हम बात करें तो जैसे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया. अब वो बिल्डर ने आपके साथ क्या किया, उसने बताया कि भाई 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से मैं आपको पूरा घर बना के दूंगा. लेकिन जैसे जैसे उसने आगे बढ़ता गया, उसने चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया और उसने क्या किया, आपके 1,200 रुपये लेने के थे, आपसे 1,500 रुपये ले लिए. समझ रहे हो.
तो आपके साथ उसने धोखा किया और आपको इतने अच्छी क्वालिटी का जो उसने डिस्क्राइब कर रखी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के भाई मैं अंबुजा सीमेंट का ही सीमेंट यूज़ करूँगा, मैं अच्छी वाली फॉसिल ब्रिक्स यूज़ करूँगा, लेकिन उसने यूज़ नहीं की वो चीज़। उसने बताया कि मैं अच्छी वाली रेती यूज़ करूँगा, लेकिन उसने वो यूज़ नहीं किया। उसने क्या किया, एकदम चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया। तो वो केस में क्या होगा कि आप कोर्ट में जाके फरियाद कर सकते हो उसकी। लेकिन आपने किसी के साथ लव अफेक्शन में काम किया, कुछ चैरिटी का काम किया, फॉर एग्जांपल आप गरीबों को खाना खिला रहे हो, अब गरीबों को खाना खिलाते खिलाते थोड़ा आपने तीखा खाना खिला दिया, तो गरीब जाके आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि इसने मेरे को तीखा खिला दिया। समझ रहे हो ना आप? तो लीगल एनफोर्सबिलिटी कहाँ होती है? जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन जनरली नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। डन? ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से क्या होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में फ़ायदा होगा और एमसीक्यू को आइडेंटिफाई करने में आपको समझ आएगा। ठीक है, लाइक समवन इज़ वर्किंग इन ऑफिस फॉर सैलरी, समवन इज़ रनिंग अ बिजनेस, समवन हैविंग अ प्रोफेशनल सर्विस फॉर फीस। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, सब पैसा कमाने के लिए। बट कुकिंग फॉर फैमिली, मतलब आपके मम्मी आपके लिए जो खाना पकाते हैं उन उसके सामने वो आपको बोलते हैं कि भाई सुबह के खाने के 50 रुपये ला, दोपहर के खाने के 100 रुपये लाओ। कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मम्मी जो कर रहे हैं फॉर हर ड्यूटी एंड हर लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स हर फैमिली। ओके, हेल्पिंग नेबर्स, मतलब आप पड़ोसियों की जो हेल्प करते हो। रिलीजियस एक्टिविटी, किसी ने भंडारा किया, किसी ने नियाज की, किसी ने एक कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, किसी ने कुछ रिलीजियस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। ये सारी चीज़ें आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगी। आपकी हॉबीज़ हो गई, फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी है क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी है बुक्स रीडिंग करना, उसके सामने आपको किसी मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता नहीं है। तो ये सारी आपकी हॉबीज़ भी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, डन। रिलेटेड थोड़े से एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट से मुझे पढ़ाने जो आपको वो पढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज़ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? सी, हमने जिस तरह से पढ़ा उसके अंदर लव एंड अफेक्शन तो नॉन इकोनॉमिक था, तो ये तो आएगा ही नहीं। इमोशन था, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आपका जो सर्विस हो गया, बराबर है, वो सर्विस इन अ सेंस आपके इस तरह सर्विस लो। मेरा जो कहना इधर है, सेवा, आप सेवा करते हो वो सेंस में इधर लिया जाएगा। इधर मेन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी, मॉनेटरी गेन, मतलब पैसों के फॉर्म में हमें फ़ायदा चाहिए। इधर गेन का मतलब फ़ायदा होता है फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स। हमें मॉनेटरी टर्म्स के अंदर फ़ायदा चाहिए, तो हमारा आंसर होगा मॉनेटरी गेन्स। डन। व्हाट इज़ ऑब्टेन्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें क्या मिलता है। ऑब्टेन का मतलब होता है क्या मिलता है। डन। तो फर्स्ट वाला लव तो नहीं मिलता इकोनॉमिक एक्टिविटी से, बराबर है। प्रॉफिट हो सकता है, उसको होल्ड पे रखते हैं। सर्विस भी नहीं, क्योंकि सर्विस ये टर्म्स के अंदर मैंने समझाया कि इसको सेवा के फॉर्म में लेना आपको। इमोशन भी नहीं हो सकता, तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, डन। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक है, ठीक है इधर। तो फ्रेंडशिप इकोनॉमिक नहीं है। आपने आपके फ्रेंड्स के वास्ते ऐसा बोला कि मैं तुझसे दोस्ती करूँगा तो तुझे मेरे को 500 रुपये देना होगा तो ही मैं आपसे दोस्ती करूँगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पैसे के लिए आपने थोड़ी दोस्ती की है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फार्मिंग को अभी होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि जब कोई किसान अपने खेत से फसल उगाता है तो वो उसका पर्पस जो होता है वो फार्मिंग का होता है, मतलब उससे पैसा अर्न करने का होता है। डन। तो ये इसको होल्ड पे रखेंगे, लव नहीं आएगा, सर्विस नहीं आएगा। आवर आंसर वुड बी फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? फिर एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूछ लिया। लव नहीं, सर्विस नहीं, इमोशन नहीं, बिजनेस। डन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मतलब होता है फॉर गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स हेतु। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यहाँ पर अब सवाल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, तो ये तो आएगा नहीं। प्रोडक्शन भी हम उत्पाद करते हैं किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल सैमसंग जो है वो ये पेन बना रहा है, तो उसका मोटिव है टू अर्न द मनी, तो प्रोडक्शन भी अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सेलिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा सर्विस। ओके, क्योंकि हम लोगों ने देखा सर्विस इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं था ऊपर, तो हमारा आंसर सर्विस आएगा। डन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ट्रेड, टीचिंग, बाइंग, सेलिंग। ट्रेड को अभी कैंसिल करेंगे क्योंकि ट्रेड तो जो है हम लोग मतलब जो बिज़नेस करते ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग का बिज़नेस जनरली फॉर प्रॉफिट पर्पस ही होता है, तो वो नहीं आएगा, बराबर है। टीचिंग को अभी क्या है, होल्ड पे रखेंगे। बाइंग इज़ नॉट एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेलिंग जो है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी नॉन इकोनॉमिक तो नहीं है। जो टीचिंग हो गया वही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर फॉल होगा, बिकॉज यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाना। यहाँ पर मेरा मोटिव है टू रीच द स्टूडेंट एंड टू मेक देम अवेयर अबाउट द सिलेबस, अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो मेरा यहाँ पर जो पर्पस है वो क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाना। तो यहाँ पर मेरा अन इकोनॉमिक नहीं है, तो यहाँ पर टीचिंग आएगा। डन। व्हाट इज़ नॉट अर्नड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? मतलब यहाँ पर नॉट है, नॉट और नॉट, ये चीज़ खास ध्यान रखना आप। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, बराबर है। तो हमें पॉजिटिव देखना है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना है। यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक के अगर नॉट आ गया, नॉट अर्नड इन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, तो ये तो होगा ही नहीं, बराबर है। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं मिलता, तो ये इसको होल्ड पे रखेंगे। सर्विस को भी नहीं आएगा, लव भी नहीं आएगा, तो आवर आंसर वुड बी प्रॉफिट। मीन्स यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को नॉट लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बिजनेस? अ सर्विस, एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, गेम और स्टडी। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बराबर है। ये भी नहीं आएगा, तो आंसर वुड बी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। द 9th आंसर इज बिजनेस मीन्स। अब थोड़ा क्या है, बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, बराबर है। तो हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, मतलब अगर किसी और टाइप का भी क्वेश्चन आ गया तो आप टेकल कर पाओगे इजीली। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मीनिंग। यहाँ पर हम 3 चीज़ों के बारे में जो है वो डिफरेंस देख रहे हैं, बराबर है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला मीनिंग है, बिजनेस रेफर्स टू एनी एक्टिविटी एंगेज इन प्रोडक्शन और, वेट अ मिनट, business refers to any activity engage in production or purchase of sale of goods or service with a view to earn profit. Here we do sell purchase, we do production। मतलब समझ लो कि प्रोडक्शन से लेकर टिल प्रोडक्शन, लाइक एक तो रॉ मटेरियल आया, बराबर, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर वो ट्रेडर के पास जाएगा और ट्रेडर उसको सेल और परचेस करेगा। डन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आ जाती है वो बिज़नेस के अंदर फॉल हो जाती है। प्रोफेशन क्या चीज़ है? प्रोफेशन के अंदर आपको एक एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, कुछ फील्ड का प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है, आपके पास उस प्रोफेशन के रिलेटेड स्किल चाहिए होती है। फॉर एन एग्जांपल एक लॉयर हो गया, लॉयर के पास क्या होता है कि जो लीगल मतलब लॉस है, रेगुलेशन है, उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रोसीजरल पार्ट मीन्स कोर्ट में किस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, हाउ टू गेट बेल, ये सारे प्रोसीजर उसको पता होना चाहिए। उसके बाद उसकी एक्सपर्टीज़ होती है और उसका रोज़ का वो काम होता है, वो एक्सपर्टीज़ के थ्रू वो लोगों को सर्विस प्रदान करता है। मतलब समझो कि वो एक्सपर्टीज़ लेने के लिए प्रॉपर सिलेबस को स्टडी करना पड़ता है, प्रॉपर स्टडी प्लस ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ट्रेनिंग के दौरान कोर्ट जाता ही नहीं है तो उसको पता नहीं चलेगा एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या होता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है प्रोफेशन के केस में, और आपको वो सब्जेक्ट मैटर का प्रॉपर नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स प्रोफेशन ओनली, मतलब जो आप काम करते हो। ओके, ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स
स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल एंड फॉलोड एज अ करियर विथ एथिक्स। यहाँ पर एथिक्स का मतलब समझ लो कि हम लोगों को जो रूल्स से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे कि लॉयर के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है कि वो किसी भी तरह की मॉरल, जो कहते हैं मोरालिटी के विरुद्ध जो काम हो वो नहीं कर सकता। वो सारे स्टैंडर्ड्स जो उनकी बॉडी होती है बार काउंसिल वो बनाती है, उसके तहत रहकर उनको काम करना होता है, उसके अंडर में रहकर काम करना होता है उनको। उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। तो वो एथिक्स के अंडर काम करना पड़ता है। उनके पास स्पेशलाइज स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो आगे आएगा। डन। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स आप नौकरी समझ सकते हो। यहाँ पर गुजराती मीडियम वाले, यहाँ पर इसको प्रोफेशन का नाम गुजराती मीडियम वाले समझो कि व्यवसाय जो आप बोलते हो ना वो होता है, ओके। और ये जो बिजनेस होता है वो होता है धंधो। तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे आप। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट? इट रेफर्स टू वर्किंग फॉर अदर्स, लाइक तुम्हारे जो मालिक है, मतलब एम्प्लॉयर है जिसने आपको जॉब पे रखा है, उसके लिए आप काम करते हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एम्प्लॉयमेंट का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप किसी के यहाँ नौकरी करने जाओगे तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के देगा आपको कि आपके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, मतलब 5 से 10 या 5 से 6, जो भी आपका वर्किंग आवर्स रहेगा वो वर्किंग आवर्स के अंदर आपको काम करना है। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि आपको अगर छोड़ के जाना है तो आपको 2 महीने पहले, एटलीस्ट 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं नोटिस पीरियड। फिर अंदर लिखा हुआ होता है कि क्या क्या आपको ज़्यादा की एमेनिटीज़ मिलेगी, मतलब आपको क्या ट्रैवल के लिए कुछ खर्चा मिलेगा, आपको फूड मिलेगा, जो भी कुछ शर्तें होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है। तो यहाँ पर किसी और के लिए काम करना अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इन रिटर्न फॉर अ फिक्स सैलरी। मतलब यहाँ पर सी एम्प्लॉयमेंट में ज़रूरी नहीं है सैलरी हमेशा फिक्स ही हो, इट कैन बी वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो वेरिएबल, क्योंकि अभी क्या है, अभी का ज़माना पूरा चेंज हो गया है। लोग चाहते हैं कि उनकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो एम्प्लॉयर लोग भी कहते हैं कि अगर इनको फिक्स देंगे तो ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट में जनरली होता है। आप देखते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इतना अच्छे तरह से एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, लेकिन जब आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल मीन्स जितना अच्छा काम करोगे उतना पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, उसको एम्प्लॉयमेंट ही बोलते हैं जनरली, तो ओके। ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हेतु क्या है अपना? टू अर्न प्रॉफिट इन बिजनेस, टू अर्न सैलरी इन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, आप फीस चार्ज करते हो अपना क्लाइंट जैसे होता है। जैसे मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो क्लाइंट के पास से मैं फ़ीस लूँगा, मैं जो पैसा लूँगा इन द फॉर्म ऑफ फीस लूँगा, कि मैं जितना काम करके उसको दे रहा हूँ मंथली बेसिस पे, उसके रिटर्न्स फाइल करके दे रहा हूँ, उसके लिटिगेशन मैटर्स जो है जीएसटी इनकम टैक्स के वो उसको कंप्लीट करके दे रहा हूँ, उसके लिए मैं ऑडिट करके दे रहा हूँ। उसके सामने जो मैं लेता हूँ वो होता है प्रोफेशनल फ़ीस। क्या होता है? प्रोफेशनल फ़ीस। तो यहाँ पर जो अर्न करते हैं वो अर्न करते हैं ऑनर मतलब रिस्पेक्ट समझो ना, एज वेल एज इनकम इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिखना फीस। डन। ये नोट्स चाहिएगी तो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, आपको व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप पे मिल जाएगी। ओनरशिप, धंधे के अंदर ओनर कौन होता है? जो धंधा खोलता है, बराबर है, जो अपना पैसा लगाता है धंधे के अंदर। ओन्ड बाय द पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल। प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, जिसके पास सर्टिफिकेट होता है, जैसे बार काउंसिल सर्टिफिकेट देता है, चार्टर अकाउंटेंट्स के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, मतलब डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो जिसके पास है और वो सर्विस रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन वो सर्विस दे रहा है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल प्रोफेशन, ओके। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में नो ओनरशिप, आप मालिक नहीं होते, आप होते हो नौकर। द एम्प्लॉई वर्क्स फॉर द एम्प्लॉयर, जो किसी और के लिए आप काम करते होते हो, किसी और के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको टीसीएस ने अपॉइंट किया फॉर कंसल्टेंसी, आप उनके लिए कंसल्टेंसी उनके क्लाइंट्स को देने के लिए आपको अपॉइंट किया गया, तो आप ऑनर नहीं हो जाओगे टीसीएस का, टीसीएस का ऑनर टाटा ग्रुप ही रहेगा। डन। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल,
इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इट रिक्वायर्स लिटल कैपिटल लाइक ऑफिस, मतलब क्या होता है प्रोफेशन के अंदर आपको ऑफिस लेनी होती है, ज़रूरी कंप्यूटर्स वगैरह लेना होता है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस में डिफरेंट टाइप की नीड होती है, उस तरह से आपको थोड़ा बहुत कैपिटल लगाना पड़ता है। ओके, कभी कभी नहीं भी लगाना पड़ता कुछ कुछ प्रोफेशन के अंदर, लेकिन जनरली थोड़ा बहुत कैपिटल तो प्रोफेशन के अंदर भी लगाना पड़ता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, बराबर है, तो इधर नो इन्वेस्टमेंट। रिस्क की बात करें तो प्रॉफिट्स अगर आप कमाना है, वो कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, मतलब यहाँ पर रिस्क है तो प्रॉफिट है, बराबर, और रिस्क नहीं तो सैलरी है, ये बात याद रखना आप। सैलरी में कोई रिस्क नहीं होता, अगर ओनर को लॉस भी हो जाता है फिर भी उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट के तहत सैलरी पे महीने का करना ही पड़ेगा, यानी करना ही पड़ेगा। लेकिन धंधे के अंदर ऐसा नहीं है, धंधे के अंदर क्या है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल भी सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, बराबर, ये रिस्क है, और प्रॉफिट का और लॉस का दोनों का रिस्क है, मतलब ज़्यादा कम प्रॉफिट भी हो सकता है, वो एक रिस्क है, और बिल्कुल प्रॉफिट ना हो वो भी एक रिस्क है, मतलब लॉस हो जाए। प्रोफेशन में इन्वॉल्व लेस रिस्क, मतलब कोई कोई क्लाइंट होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, मतलब कैसा होता है, कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो फीस नहीं दे पाता, या कोई का इंटेंशन ही बुरा होता है कि प्रोफेशनल के पास सर्विस ले लो और उसको फीस दो ही मत, तो वहाँ पर कभी कभी बैड डेट हो जाता है, मतलब बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि जनरली प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो एडवांस में ही फ़ीस ले लेते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व होता है। लेकिन हम बात की जाए जब एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें जीरो रिस्क होता है, नो रिस्क, इनकम इज़ फिक्स्ड। ओके, रिटर्न की बात कर पाए तो बिजनेस के अंदर पता थोड़ी होता है कि हमको कितने रुपए का एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा या कितने रुपए का एग्जैक्ट हम लोग लॉस खाएंगे, हम लोगों का सब वेरिएबल रहता है। फॉर एग्जांपल आज मैंने क्लासेस का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो क्लासेस के बिज़नेस के अंदर हो सकता है कल मेरे पास 100 स्टूडेंट आ जाए और हो सकता है 1 स्टूडेंट भी ना आए, तो रिस्क यहाँ पर बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। जबकि इसकी बात कर पाए, रिटर्न की बात कर रहे थे, सॉरी, हम रिटर्न अनसर्टेन होता है यहाँ पर, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जो होता है रिलेटिवली सर्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ फीस और ऑनरेरियम। ओके, यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न बिल्कुल फिक्स रहता है, सर्टेन होता है, सर्टेन मीन्स पक्का, पक्का मिलना है यानी मिलना ही है। यहाँ पर आपको क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर पक्का पक्का पैसा मिलेगा। डन। अब नेचर ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप गुड्स सर्विस बेचते हो, गुड्स बेचते हो, सर्विस बेचते हो, या आप ट्रेड करते हो, कॉमर्स करते हो। यहाँ पर क्या है, जनरली प्रोफेशन के अंदर इंटेलेक्ट आपका बहुत ज़रूरी है और स्पेशलाइज सर्विस देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, डॉक्टर की सर्विस हो गई, तो एक स्पेशलाइज सर्विस है, आप मेरे पास आके अपने आप को चेकअप नहीं करवा सकते अपना, तो ये एक स्पेशलाइज सर्विस हो गई। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए होता है। और यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व रूटीन एंड असाइन टास्क। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एम्प्लॉय रखा, तो उसको मैं बताऊँगा कि जाओ जाके इतना काम करके आओ, जाके ये पार्टी का ऑडिट करके आओ, जाके ये पार्टी के पास से पैसे लेके आओ, तो उसका रूटीन जो होता है वो फिक्स होता है जनरली, और असाइन टास्क में वो काम करता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, मतलब समझ सकते हो जो इंसान बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आप देखोगे वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के प्रोफेशन के केस में ऐसा नहीं है। प्रोफेशन के केस में फॉर एग्जांपल मेरे को सीए की प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे को सीए की डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी है। यहाँ पर रिक्वायर स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, जबकि एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई स्पेसिफिक है तो ज़रूरी है, वरना नहीं भी ज़रूरी होती है। रिक्वायर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर जॉब डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। यहाँ पर आप लिख सकते हो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन अ जॉब। फॉर एग्जांपल आपको चाय की दुकान पे नौकरी करनी है, तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन लगेगी नहीं। लेकिन आपको किसी बड़ी कंपनी में काम करना है, आपको अकाउंटिंग फंक्शन में काम करना है, मैनेजरियल फंक्शन में, तो आपके पास रिलेटिवली कम लेकिन अच्छा ऐसा नॉलेज होना चाहिए। डन। फ्रीडम, यहाँ पर पूरा फ्रीडम है, धंधे के अंदर पूरा फ्रीडम है। आपको जो प्रोफेशन हो गया इसके अंदर फ्रीडम है विथ प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड, मतलब कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स और एथिक्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है, जो मैंने बताया बार काउंसिल ने जैसे रूल्स बनाए हुए हैं अपने लॉयर्स के लिए, जो चार्टर अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट ICAI उसने रूल्स बना के रखे हैं, तो आपको हम कुछ स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम होती है, या कह सकते हो फ्रीडम होती ही नहीं है। आपको छुट्टी लेनी हो फिर भी आपको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, लीव लेटर और ये फलाना फलाना लीव रिक्वेस्ट फलाना डालना, ये होता रहता है इसके अंदर।
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, ये सारे बिजनेस के एग्जाम्पल्स है। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ये सारे हो गए आपके प्रोफेशन के। और क्लर्क, टीचर, स्कूल, बैंक एम्प्लॉय, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जो टीचर होता है, जैसे मैं हूँ, ये मेरा खुद का क्लास चल रहा हूँ, मैं खुद फाउंडर हूँ फेम का, तो यहाँ पर ये केस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो आपको काम लगेगा। ओके, चलिए हम लोग के एमसीक्यू कहाँ से बाकी थे, 9 से बाकी थे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, यहाँ पर प्लेइंग नहीं आएगा, स्लीपिंग नहीं आएगा, स्टडिंग नहीं आएगा। डन। बिजनेस इज व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी, मतलब बिजनेस किस टाइप की एक्टिविटी है। जनरली इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, नॉन इकोनॉमिक नहीं आएगा, सोशल नहीं आएगा, रिलीजियस नहीं आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर बिजनेस के अंदर का जो रिस्क होता है, मैंने बोला रिस्क क्या चीज़ है, कल भी आपको मैंने इकोनॉमिक के लेक्चर में बताया था कि जो रिस्क होता है वो होता है जो फ्यूचर में आपको ऐसा डर है कि यार मेरे साथ लॉस हो सकता है, मुझको कम प्रॉफिट हो सकता है। ये सारे फ्यूचर में जो होने वाले, फ्यूचर का जो एक्सपोजर है, उसको हम बोलते हैं रिस्क। ओके, प्रॉफिट एक रिस्क नहीं है, एंड एक्सपोजर टू लॉस, हाँ ये आंसर आएगा। सैलरी भी लॉस नहीं है और सक्सेस भी लॉस रिस्क नहीं है। डन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एग्जाम्पल क्या है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, शॉपकीपर, हाँ ये हो सकता है। टीचर भी एक प्रोफेशन कह सकते हो, या आप एम्प्लॉयमेंट में भी आता है टीचर। स्टूडेंट जो होता है वो तो अपने आप के लिए करता है, जो कुछ करता है वो तो किसी के अंडर में आता ही नहीं है। तो शॉपकीपर यहाँ पर जो होगा, मतलब जो दुकानदार है, दुकानदार यहाँ पर बिजनेस चला रहा है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशन, प्रोफेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो बोल सकते हो स्किल इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज ज़रूरी है, आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर गेम तो आएगा नहीं, हाँ ट्रेनिंग आ सकता है। फन भी नहीं आएगा, फ्रेंडशिप भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर ट्रेनिंग हो जाएगा। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरली आपको बताया कि जो जॉब होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है, तो यहाँ पर जॉब ही हमारा आंसर है। तो दूसरे सबको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस। व्हाट इज़ अर्नड इज़ एम्प्लॉयमेंट, बराबर। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जनरली टर्म्स क्या होते हैं जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि भाई सैलरी। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो अर्न होगा नहीं, फ़ी तो प्रोफेशनल होते हैं उनको अर्न होता है, यहाँ पर सैलरी आंसर है। सर्विस तो अभी यहाँ रिलेटेड ऑप्शन है ही नहीं, है पूरा अलग ही ऑप्शन है, कुछ सवाल क्या है और ऑप्शन कुछ और है। व्हाट इज़ ट्रेड, ट्रेड क्या है, मैंने बताया था आपको, एक जगह से पैसा एक जगह से माल खरीदना और एज इट इज़ दूसरी जगह बेच देना। हाँ, इधर माइनर मॉडिफिकेशन कर सकता है ट्रेडर, लेकिन जनरली कुछ वो मॉडिफिकेशन करता नहीं, सीधा जो चीज़ लेता है वही चीज़ आगे बेच देता है। तो ट्रेड इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हाँ ये हो सकता है। सर्विस भी नहीं है और स्टडी भी नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जाएगा। डन। व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड, सी यहाँ पर देर इज़ टू कॉन्सेप्ट, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जनरली इंपोर्ट्स आते हैं और एक्सपोर्ट्स आते हैं, बराबर है। और यहाँ पर इंटरनल को आप डोमेस्टिक सेल भी बोल सकते हो, मतलब जनरली हम लोग अपने ही प्रदेश के अंदर या अपने देश के अंदर, अपने स्टेट के अंदर हम लोग, यानी विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर कंट्री हम लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटसाइड नहीं आएगा क्योंकि ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट्स। इन द विलेज सिर्फ नहीं आएगा क्योंकि पूरी मैंने बात किया, पूरी जियोग्राफिकल लोकेशन में इंडिया को रखना है इंटरनल ट्रेड के अंदर। और सिटी भी नहीं आएगा, तो हमारा विद इन कंट्री जो है वो हमारा हो जाएगा आंसर। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, आउटसाइड वाला मैंने बताया जिस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो यहाँ पर आउटसाइड द कंट्री हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, विद इन द कंट्री भी नहीं आएगा, इन द विलेज भी नहीं आएगा और इन द सिटी भी नहीं आने वाला है। ओके, व्हाट डज कॉमर्स इंक्लूड, सी कॉमर्स इज जनरली नथिंग बट यू कैन से द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ओनली, लाइक ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज का मतलब आप कह सकते हो रिलेटेड सर्विस, जो धंधे के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरा धंधा बहुत बड़ा हो गया, कल चल के मेरा बहुत बड़ा क्लास हो गया जो होने वाला है, बराबर। तो मेरा क्लास के अंदर क्या होगा, मेरे को मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी बंदे लोग, मेरे को ज़रूरत पड़ेगा लोग एडमिशन्स के लिए, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग के लिए, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग फंक्शन के लिए,
और मैं नई नई फैकल्टीज रखूँगा तो मेरे को HR की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिफरेंट फंक्शन हो जाएंगे मेरे बिजनेस के अंदर। ओके, तो इसको ऑक्सिलरी सर्विसेज बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमर्स का मतलब है ओनली ट्रेड भी नहीं आएगा। ओके, हाँ ये आएगा, सर्विस भी नहीं आएगा, और हमारा फोर्थ वाला जो है प्रोडक्शन, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। डन। आ जाओ 20th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी सर्विसेज। मैंने बोला रिलेटेड सर्विसेज कौन सी है। फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है, यहाँ पर ये रिलेटेड सर्विस नहीं है, और प्रोडक्शन भी एक अपने आप में मेन एक्टिविटी है। स्टडी तो ना ट्रेड है ना ऑक्सिलरी सर्विस है, ये तो पूरा ऑप्शन ही अलग है। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा बैंकिंग। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको बिज़नेस खोलना है, तो आपको बिज़नेस चलाने के लिए आपको डिजिटल पेमेंट्स लेना पड़ेगा, तो बैंक की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी ही आपको अगर वर्किंग कैपिटल के लिए बोल सकते हो आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या कैश क्रेडिट की फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर बैंकिंग का अकाउंट होना ही चाहिए। बिज़नेस की ये रिलेटेड सर्विस है, बिज़नेस को जिसकी ज़रूरत बिज़नेस को पड़ती है, तो यहाँ पर बैंकिंग हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ इंडस्ट्री। पूरा इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने इंडस्ट्री समझाया हुआ है, फिर भी बता दो, इंडस्ट्री इज़ अ नथिंग बट द फैसिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो इधर सेलिंग नहीं आएगा क्योंकि ये जनरली ट्रेडिंग में होता है, सर्विस भी नहीं आएगा, गेम भी नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर प्रोडक्शन हो जाएगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब मैंने आपको कल इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का जो डिफरेंस है वो भी समझाया था। यहाँ पर मैंने नोट्स भी दे रखी है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है, तो आप इसको भी वापस से रेफ़र कर सकते हो। आई थिंक रेफ़र करने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर खास ख्याल ये रखना है कि टर्शियरी के अंदर आपको ये ट्रेड पे खास ध्यान रखना है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये जो ट्रेडिंग की एक्टिविटी है वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। मीन्स सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, प्रोडक्शन आता है, ये अपना असेंबलिंग आता है, एक्सेट्रा आता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, लेकिन नहीं, ये हमारी टर्शियरी एक्टिविटी में आएगा। इसका सिर्फ खास ध्यान रखना है, बाकी सब तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जिस तरह मैंने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। तो ये वाली नोट्स तो आपको वैसे भी मिलने वाली है, तो एक बार आप ज़रूर रेफ़र कर लेना। चलो आ जाते हैं हम लोग MCQ सॉल्विंग पे। हम लोगों का टारगेट है 30 MCQ करना है। दूसरे आने वाले 2 लेक्चर में आपको दूसरे 30 लेक्चर MCQs करवा दूंगा और रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगा, यानी हमारे ये 3 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म हो जाने वाला है। डन। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। हाँ, मैंने बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जनरली वो चीज़ें आती है जो नेचर से एक्सट्रैक्ट होती है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, आपको नोट्स के अंदर बता दूँ मैं। फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। डन। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी में आएगा वो एग्रीकल्चर तो आने वाला है, बराबर। फिर भी 3 ऑप्शन को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी C और D के अंदर ये लोग 2 ऑप्शन राइट देते हैं और C के अंदर लिखते हैं A and B बोथ, तो आपको C टिक करना रहता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहला देख लेते हैं एग्रीकल्चर और घाई में वो लोग टिक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये भूल करनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर तो है ही है, ट्रेड नहीं है, क्योंकि ट्रेड टर्शियरी में आता है। बैंकिंग आता है जो आपका, वो भी टर्शियरी में आता है, और सर्विस भी टर्शियरी में आता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टर्शियरी एक्टिविटी। ये टर्शियरी भी आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक ख्याल आपको यहाँ से आ जाने वाला है। एक ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी हो गई, ट्रेडिंग की एक्टिविटी हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज़ है, बराबर है। तो हम लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्शन तो सेकेंडरी है, ये नहीं आएगा। हाँ, सर्विस को हम होल्ड पे रखेंगे, फिर भी सेलिंग नहीं आएगा, बाइंग नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो ट्रेडिंग में आता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मतलब ये ट्रेडिंग में भी आ सकता है, नहीं है ऐसा प्रॉपर, लेकिन प्रोडक्शन वाला भी कुछ ना कुछ तो सेल करेगा, प्रोड्यूस करके वो अपने पास रखने वाला नहीं है जनरली। तो यहाँ पर हम लोगों को मैंने बोला था पहले दिन भी कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है A, B, C और D के अंदर, लेकिन आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो लिखना है। तो यहाँ पर हमारा टर्शियरी सेक्टर में जो आने वाला है वो सर्विस आने वाला है। सर्विस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। डन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। मतलब मैंने आपको ऊपर डिफरेंस समझा ही दिया, आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं होने वाली है। फिर भी हम लोग आप लोग को अगर थोड़ा इन डेप्थ चाहिए तो भी ये MCQ में मैं समझा देता हूँ।
बोथ आर सेम नहीं आएगा, ओके, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट। एम्प्लॉयमेंट फॉर सैलरी एंड बिजनेस फॉर प्रॉफिट, हाँ ये हो सकता है, इसको हम लोग होल्ड पे रखेंगे। बोथ सर्विस नहीं, बोथ सर्विस नहीं है, ओके, और बोथ गेम्स ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो बी है। व्हाट इज़ ऑब्टेन इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने ऊपर समझ लिया है, बराबर है। प्रॉफिट तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, सैलरी भी इकोनॉमिक है और फीस भी इकोनॉमिक है। यहाँ पर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेटिस्फेक्शन रहेगा। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन में मैंने बताया जिसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडिंग में कोई स्पेशलाइज नॉलेज या स्किल या आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रिटेलर के अंदर भी ज़रूरत नहीं होती है, होलसेलर के अंदर भी ज़रूरत नहीं होती है। तो लॉयर के अंदर ज़रूरत होती है। आपको यहाँ पर बार काउंसिल का जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए उसके अंडर में रह के आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर लॉयर जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और करेक्ट आंसर है। डन। हु आर द टू पार्टीज इन ट्रेड, एक तो बायर होता है और एक सेलर होता है। डन। तो यहाँ पर देखेंगे कस्टमर एंड फ्रेंड, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। डन। वाई इज ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट इन कॉमर्स, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की। ओके, सो ओवर हियर फ़न के लिए थोड़ी ना ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्ट की, तो ये तो बिल्कुल आंसर आएगा ही नहीं। ओके, फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, हाँ ये करेक्ट आंसर है। फॉर सर्विस नहीं है और फॉर गेम भी नहीं है। डन है। व्हाट हैपन्स टू रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल का क्या किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर से लेकर सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है उसके अंदर उसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं और उसको मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर सेलिंग जो एक्टिविटी है वो रॉ मटेरियल से सेलिंग थोड़ी करता है इंडस्ट्री, ये नहीं आएगा। हाँ प्रोसेसिंग करता है, ये आएगा। सर्विस नहीं आएगा और हमारा जो है गेम भी नहीं आने वाला है। ओके, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, यहाँ पर मेन फंक्शन पूछा गया है ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया प्रोडक्शन प्रोसेसेस होता है और जो है असेंबलिंग प्रोसेस होता है। अब कुछ लोग बच्चों को पता नहीं चलेगा असेंबलिंग प्रोसेस जो गुजराती मीडियम से है, तो कुछ कुछ चीज़ों को अलग अलग पुर्जों को जॉइन करना और एक प्रोडक्ट को बनाना। फॉर एन एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियाँ जैसे बनती है तो गाड़ियों के अंदर डिफरेंट इन लोग के सेक्शंस यूनिट्स होते हैं। उसके अंदर क्या, कोई यूनिट्स के अंदर बनता है दरवाजे, कोई यूनिट्स के अंदर बनते हैं टायर्स, कोई यूनिट्स के अंदर बनती है पूरी बॉडी, कोई यूनिट्स के अंदर कलर होता है। अब जो सारी चीज़ें जब बन जाती है, सारे पुर्जे बन जाते हैं, उसको जब जॉइन करके एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं असेंबलिंग। ओके, सो यहाँ पर हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, ये तो प्राइमरी है। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल यस ये आ सकता है, सर्विस नहीं आएगा और सेलिंग भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 30 MCQs कंप्लीट कर रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट्स, बराबर है। आपको कोई भी जात का डाउट हो, किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक हमको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ हम आप लोग हमको बीकॉम के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको 1 to 1 बताई जाएगी और आपको जो है वो पूरी लगन से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों हाँ कुछ लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं ऑनलाइन है इसलिए, लेकिन वो जो बातें हो रही है उससे कुछ डिफरेंट हो भी सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, एक बार ऐसा ही हुआ था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रही थी, सबके 80-90% आ रहे थे पूरी कॉलेज के, लेकिन एकदम से उन्होंने नोटिफिकेशन लाया MS यूनिवर्सिटी ने और बताया कि आपके ऑफलाइन इस बार एग्ज़ाम होने वाले, और किसी की भी प्रिपरेशन नहीं थी और ये नोटिफिकेशन 3 दिन पहले आया था। तो सारे लोग परेशान हो गए थे और ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए उनको बहुत दिक्कत हुई थी। अगर इनको MS यूनिवर्सिटी को लगता है कि कोई जात की इरेगुलरिटी हो रही है या किसी तरह का चोरी वगैरह हो रहा है, तो वो लोग इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद भी ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो आपको इस लेक्चर्स को तो कंसिडर करना ही है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार रहना है। अगर हो तो, होने वाली तो ऑनलाइन ही है लेकिन शायद ऑफलाइन हो जाए, फिर भी आपको प्रिपेयर रहना है। ओके डन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर को हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं
ये जो है बिजनेस स्टडीज़ वो भी हम लोग धीमे धीमे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, अकाउंट्स, स्टेट्स, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा पे। ये तो आपका सिंपल है, मैं करवा दूंगा, मेरे साथ ही करना है। लेकिन आपको जो है स्टेटिस्टिक्स के और एमसीक्यू आपको मिल रहे हो किसी सोर्सेज से, हम तो देंगे ही देंगे, तो आपको वो भी सॉल्व कर लेना है। और टेस्ट हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट जो एमएस यूनिवर्सिटी लेने वाला है, उसके पहले हम लोग आपको जो है टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो वो टेस्ट में भी आपको ज़रूर 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 अपीयर करना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ 12th में पढ़ रहे थे, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। किसी की मदद होगी, किसी की हेल्प हो जाएगी फ्री के अंदर। और कोई हो सकता है कोई बच्चे दूर रहते हो, कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास में ना आ पाते हो, तो उनको ये ऑनलाइन क्लास आपको दे ही देना है, तो आप उनका फ़ायदा हो जाएगा। डन, आपके भाई की इतनी मदद करोगे। और आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लाइक ज़रूर कर देना है। लाइक के कुछ पैसे नहीं होते, हम लोग इतना एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपको लाइक भी कर देना है। और चैनल को जब तक मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके ऊपर है, लेकिन जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक तो आपको सब्सक्राइब रखना ही है उसको। डन, तो इट इज़ ऑल फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।